कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर सेमारंग से, जहां हम एम्बर होटल के सामने एक लेडी को देखते हैं जो आज पहले दिन अपनी जॉब के लिए होटल में पहुंचती है। बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई थी, इसीलिए लेडी भागते हुए अंदर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात होटल की ओनर सुखनिध से होती है, जो पिछले कई सालों से इस होटल को संभाल रही है। सुखनिध लेडी से कहती है कि वो जल्दी से जाए और सेकंड फ्लोर की सफाई करे, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां मेहमान आने वाले हैं। लेकिन साथ ही सुखनिध उसे वार्न भी करती है कि वो थर्ड फ्लोर की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा है और तोड़ फोड़ की वजह से उस जगह से दूर रहना बेहतर है। लेडी सुखनिध की बात मानते हुए सेकंड फ्लोर की सफाई करने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे थर्ड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेडी वर्कर पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर मना होने के बावजूद वो उस आवाज का पीछा करती है और धीरे धीरे थर्ड फ्लोर पर चली जाती है। लेकिन वहां का डोर काफी अरसे से लॉक था। लेडी एक होल से अंदर देखती है, लेकिन उसे कोई चीज भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए लेडी अपने सर से एक पिन निकालती है और लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी डोर नहीं खुलता। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तभी अचानक अंदर से कोई डोर खोल देता है और लेडी न चाहते हुए भी थर्ड फ्लोर के अंदर चली जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं हो रहा। लेडी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगती हैं। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। इसीलिए लेडी आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब से रूम तक पहुंच जाती है, जिसके ऊपर कोई रूम नंबर भी नहीं लिखा था और आवाज भी उसी रूम से आ रही थी। लेडी कांपते हाथों के साथ डोर नॉक करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर लेडी खुद ही डोर खोलकर अंदर चली जाती है। सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके बाल और स्किन बिल्कुल व्हाइट थे। लेडी के अंदर आते ही लड़की रोना बंद कर देती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। ये सुनकर लेडी वर्कर बहुत ज्यादा डर जाती है और घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का क्या मतलब है, फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। सीन कट होता है और हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी वर्कर अभी भी बहुत डरी हुई थी और अपनी बेटी को बता रही थी कि जब से मैंने उस व्हाइट लड़की को देखा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और हर वक्त उसके रोने की आवाज सुनाई देती रहती है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब सुनकर उसकी बेटी उसे हौसला देती है और कहती है कि इन सब बेकार की बातों को सोचकर डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन अगर फिर भी आपको डर लगे तो रात को सोने से पहले प्रेयर करके सोया करें। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने अपने रूम में चली जाती है। लेडी अपने रूम में आकर प्रेयर शुरू कर देती है। बाहर अभी भी बारिश लगी हुई थी, इसीलिए लाइट भी ऑफ हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट लड़की शीशे से निकलकर लेडी के पीछे आ जाती है। वो उल्टी होकर अजीब अजीब आवाजें निकालती है और लेडी के बिल्कुल करीब आ जाती है। लेडी को भी पता चल चुका था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो प्रेयर खत्म करती है तो पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद लेडी सोने के लिए अपने बेड पर जाती है, लेकिन तभी व्हाइट लड़की उसके रूम में आकर लेडी पर हमला कर देती है। लेडी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन व्हाइट लड़की उसे चीर फाड़ कर उसकी सारी स्किन निकाल देती है और दर्द की वजह से लेडी की वहीं मौत हो जाती है। इतने में उसकी बेटी भी वहां आ जाती है और जब वो अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीन कट होता है और हमें आज से 3 दिन बाद एक कार में बैठी हुई 2 बहनें दिखाई जाती हैं, जिनके डैड की कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी और अब वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि एम्बर होटल के ओनर सुखनिध और उसके हस्बैंड हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम रैना होता है। अब जैसे ही दोनों बहनें होटल पहुंचती हैं, तब सुखनिध और उसके हस्बैंड दोनों बहनों का अच्छा वेलकम करते हैं। इसके बाद सुखनिध उन्हें उनके डैड का कुछ जरूरी सामान देकर बताती है कि अब से रैना को ही ये होटल संभालना है, क्योंकि ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। जो सुनकर रैना भी मान जाती है, क्योंकि डैड की मौत के बाद उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी अब रैना के सर पर ही थी। सुखनिध अब इन दोनों को पूरा होटल विजिट करवाती है और फिर इन्हें इनके रूम में ले जाती है, जहां वो रैना और उसकी छोटी बहन को समझाती है कि वो होटल की किसी भी जगह घूम फिर सकती है, सिवाय थर्ड फ्लोर के, क्योंकि वहां रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए वहां जाना ठीक नहीं। रैना को वहां उसके डैड की एक पिक्चर भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले ही दिन रैना पास वाले स्कूल में अपनी छोटी बहन का एडमिशन करवा देती है और अब जैसे ही वो घर वापस जाने लगती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है, जो कभी एक दूसरे को पसंद किया
करते थे। उस लड़के का नाम अर्गा होता है, जो अब एक रिपोर्टर बन चुका है। वो रैना को कहता है कि तुम अभी इस सिटी में नए हो, इसीलिए अपना ख्याल रखना और संभल कर रहना, क्योंकि इस वक्त वो एक लेडी के मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो एम्बर होटल में काम करती थी, और आज मैं उसी होटल में सबूत ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर रैना हैरान होती है, क्योंकि ये होटल तो उन्हीं का है, और वो इस बात से परेशान भी थी कि आखिर उसकी ग्रैंडमा ने उसे उस लेडी की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद दोनों एम्बर होटल आ जाते हैं, जहां अर्गा सुखनित से पूछता है कि वो लेडी इस होटल में कब से काम कर रही थी, जिस पर सुखनित जवाब देती है कि उसे अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी मौत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अर्गा को कुछ ठीक नहीं लगता और ना ही उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इसी होटल में रुकेगा ताकि और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सके। रैना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नाराज होती है क्योंकि उन्होंने मर्डर वाली बात उससे छुपाई थी, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि रैना के डैड की कुछ टाइम पहले ही मौत हुई है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि रैना और उसकी बहन इस मर्डर को सुनकर और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। रात को रैना बहुत परेशान थी और काफी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो चाय पीते हुए होटल की छत पर चली जाती है। तभी उसके सामने 3rd फ्लोर के एक रूम की लाइट ऑन होती है, जो देखकर रैना सोचती है कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई नहीं जाता तो ये लाइट किसने ऑन कर दी। इसीलिए अब चेक करने के लिए रैना 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगती है। उसे भी अब लेडी वर्कर की तरह 3rd फ्लोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है तो पता चलता है कि डोर लॉक है। इसके बाद रैना एक हथौड़ी लेती है और लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये जगह काफी अरसे से बंद पड़ी है। अब जैसे ही रैना लाइट्स ऑन करती है तो तभी रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वो भी उस रूम तक पहुंच जाती है जहां लेडी वर्कर ने उस व्हाइट लड़की को देखा था। रैना बिना सोचे समझे डोर खोलकर अंदर चली जाती है, जिसे देखते ही वो लड़की एक बार फिर बोलती है 3 नाइट्स मिडनाइट। रैना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए डर कर वो चुपचाप डोर बंद करती है और फौरन अपने रूम में आ जाती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वो लड़की 3rd फ्लोर पर क्या कर रही थी। अगली सुबह रैना अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी उसकी नजर गाड़ी की विंडो पर जाती है जहां 1 लिखा हुआ था। रैना काफी डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखती है तो विंडो बिल्कुल साफ थी, यानी 1 वहां से मिट चुका था, जो देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रैना जब होटल आती है तब सुखनिध उसे घबराया हुआ देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। अब रैना ना चाहते हुए भी सुखनिध को सारी बात बता देती है। वो सुखनिध से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है और बताती है कि कल रात वो होटल के 3rd फ्लोर पर गई थी, क्योंकि वहाँ की लाइट्स ऑन थी और उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रैना ये भी पूछती है कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई रह रहा था तो उन्होंने उसे ये क्यों बोला कि वहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है, हालांकि वहाँ किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। रैना की बातें सुनकर सुखनिध बहुत घबरा जाती है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि सुखनिध 3rd फ्लोर का राज जानती है, इसी वजह से वो किसी को वहां जाने नहीं देती। अब रैना की बातें सुनकर सुखनिध काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि रैना भी 3rd फ्लोर पर चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रैना को क्या जवाब दे। तभी रैना की छोटी बहन वहां आती है और रैना को कोई काम बोलकर वहां से ले जाती है। तभी सुखनिध के हस्बैंड वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था, इसीलिए आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके होटल आने वाली है। सुखनिध बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रैना ने भी 3rd फ्लोर पर जाकर उस रूम को खोल लिया है। थोड़ी ही देर में मर्डर की बात पूरे होटल में फैल जाती है और लोग होटल खाली करके वहां से जाने लगते हैं। अब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और अर्गा भी उनके साथ ही था। तभी रिसेप्शन पर एक फोन कॉल आती है और रैना उसे उठा लेती है। फोन पर बताया जाता है कि रूम नंबर 13 में टॉवल की जरूरत है, इसीलिए रैना खुद टॉवल लेकर वहां आए। रैना टॉवल लेती है और उसी रूम में चली जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। इसीलिए जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ती है तभी वॉशरूम से शावर चलने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही रैना वॉशरूम में जाती है तो वहां भी कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी रूम वाले फोन पर भी बेल बजने लगती है। रैना जब फोन उठाती है तो सामने से कोई बोल रहा था कि अगर वो रूम में भी नहीं है और ना ही वॉशरूम में है तो फिर ये सोचो कि आखिर वो रूम में कहाँ छुपी हुई है। ये बात सुनकर रैना बहुत घबरा जाती है। अब जैसे ही रैना रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि आखिर इस रूम में कौन रुका हुआ है, तब उसे बताया जाता है कि ये रूम तो काफी टाइम से खाली है, यानी यहाँ कोई भी नहीं रहता। रैना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे वो लड़की पर्दे के पीछे चलते हुए दिखाई देती है और देखते ही देखते वो रैना के करीब आने लगती है। रैना ने भी उस व्हाइट लड़की को देख लिया था। उसके बाल लंबे लंबे और आंखें बिल्कुल लाल रंग की थीं और वो काफी खौफनाक लग रही थी, जिसे देखते ही रैना बहुत ज्यादा डर जाती है। व्हाइट लड़की बेड पलटकर रैना पर फेंकती है, लेकिन उससे पहले ही रैना भागकर रूम से बाहर आ जाती है। अंदर से व्हाइट लड़की ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वहाँ अर्गा भी आ जाता है। रैना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, यहाँ तक कि वो ठीक से बोल भी नहीं
नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी रैना उसे पूरी बात बताती है जो अभी उसके साथ हुआ था। अर्गा जब खुद रूम चेक करने जाता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब रैना के साथ जो कुछ भी हुआ, ये सुनकर होटल के स्टाफ मेंबर्स भी होटल छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे हालत देखकर सुखनीद और उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी रैना और अर्गा को सब कुछ सच बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी तो उनके बेटे यानी रैना के डैड ने उन्हें बताया कि उसने ये होटल खरीद लिया है, इसीलिए वो इस होटल में शिफ्ट हो जाएं और होटल की इनकम से अपना गुजारा कर सकें। लेकिन जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि होटल काफी टूटा हुआ था और हालत काफी खराब थी, इसीलिए उन्होंने कुछ पैसे लगाकर होटल का रेनोवेशन करवाया। वो बताते हैं कि जब एक वर्कर 3rd फ्लोर पर काम कर रहा था तो उसे एक ऐसे रूम से रोने की आवाज आई जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। जब उसने डोर खोला तो अंदर वही व्हाइट लड़की शीशे के सामने बैठी थी। वर्कर को देखते ही लड़की ने 3 नाइट्स एंड मिडनाइट कहा। इसके बाद उस वर्कर के साथ अगले 2-3 दिन तक काफी अजीब चीजें होती रहीं और फिर तीसरी रात यानी मिडनाइट उसने दीवार के साथ जोर से अपना सिर मारा और उसकी वहीं मौत हो गई। सुखनीत बताती है कि 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब ये है कि जिस किसी को भी उस लड़की ने ये अल्फाज बोले होंगे, पहले 2-3 दिन तक उसके साथ अजीबोगरीब वाक़े होंगे और फिर तीसरी रात मिडनाइट पर यानी रात के 12 बजे उसकी बुरी तरह मौत हो जाएगी। और ये कोई और नहीं बल्कि वो व्हाइट लड़की ही सभी को मारती है। अब वर्कर की मौत के बाद उन्होंने होटल में एक शामान भी बुलाया जो आत्माओं को भगाने का काम करता है, लेकिन शामान भी इतना घबरा गया था कि वो खुद भी उस रूम में जाने से डर रहा था। इसीलिए उसने सबको हिदायत दी कि वो हमेशा इस रूम को बंद रखें ताकि कोई भी उस व्हाइट लड़की को देख ना सके और ना ही उस रूम में कोई आए, वरना वो भी उस व्हाइट लड़की का शिकार बन जाएगा। असल में व्हाइट लड़की ने उस रूम में इसलिए कब्जा किया हुआ था क्योंकि ये शुरू से ही उसका रूम था, यानी उसकी आत्मा को वहाँ से निकाल पाना नामुमकिन था। इसीलिए सुखनिध और उसका हस्बैंड हमेशा 3rd फ्लोर को बंद रखते थे, वहाँ किसी के लिए भी जाना अलाउ नहीं था। लेकिन जब से लेडी वर्कर ने उस रूम का डोर खोला था तब से ही ऐसा अजीब हो रहा है। रैना अब काफी परेशान हो जाती है। अब उसने तो व्हाइट लड़की को देख लिया था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन के लिए परेशान थी क्योंकि वो किसी भी सूरत उसे 3rd फ्लोर पर नहीं जाने दे सकती। इधर हम रैना की छोटी बहन को देखते हैं जो स्कूल में थी। टीचर उसे कोई चीज लेने लाइब्रेरी भेजते हैं, लेकिन तभी उसे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही सामने पड़ा स्टैच्यू थोड़ी सी हरकत करता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो एक कैंची पकड़कर रैना की बहन को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि रैना की बहन को कोई नुकसान होता, वो चिल्लाते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है और वहाँ का डोर लॉक कर देती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और डर की वजह से चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज सुनकर टीचर्स और बच्चे बाहर आ जाते हैं। रैना की बहन सबको बताती है कि अंदर कोई है जिसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब टीचर्स अंदर देखने जाती हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो बोल रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही अपनी अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। घर आकर रैना की बहन अभी भी उस स्टैच्यू के बारे में सोच रही थी। तभी रैना वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या वो 3rd फ्लोर के उस रूम में गई थी, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और बताती है कि उसे भी उस रूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर जैसे ही उसने चेक करने के लिए रूम का डोर खोला तो सामने वही व्हाइट लड़की बैठी हुई थी जिसने उसे देखते ही 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला। यानी अब इन दोनों बहनों ने भी उस व्हाइट लड़की को देख लिया है, इसीलिए अब इनके पास भी सिर्फ 3 दिन ही है। अब इस सब की सच्चाई जानने के लिए रैना और अर्गा उसी शामन के पास जाते हैं जिसने सभी को 3rd फ्लोर पर जाने से मना किया था। शामन उन्हें बताता है कि उस व्हाइट लड़की ने कुछ तो राज छुपा रखा है जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी अपनी दुनिया में नहीं जा पा रही। वो अभी भी इसी दुनिया में फंसी हुई है। अब अगर वो उस व्हाइट लड़की की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें उस व्हाइट लड़की का असली नाम पता करना होगा, क्योंकि उसके नाम से ही वो उस लड़की की आत्मा से बात कर पाएंगे। तभी रैना को अपने डैड की वो बात याद आती है जब उन्होंने बताया था कि उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो बाकी सबसे छुपा कर रखते हैं और उन बातों को वो अपने नॉवल में बयान करते हैं। इसके बाद रैना अपने डैड के लिखे हुए नॉवेल्स निकालती है और सभी को पढ़ने के लिए दे देती है, क्योंकि रैना को यकीन था कि कहीं ना कहीं उसके डैड ने उस व्हाइट लड़की या इस होटल की असलियत के बारे में जरूर लिखा होगा। लेकिन सभी नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। इसीलिए रैना काफी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक बार फिर से होटल की छत पर आती है तो सामने उसी रूम की लाइट ऑन थी। रैना अब सच का पता लगाने के लिए खुद ही उस रूम में जाने लगती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वहाँ उसे व्हाइट लड़की के बारे में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब इससे पहले कि रैना रूम के अंदर जा पाती, तभी वहाँ अर्गा और रैना की छोटी बहन आते हैं जो रैना को अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन रैना बताती है कि अगर हमने कुछ ना किया तो वैसे भी कल मिडनाइट में हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद हमारी जान बच सकती है। ये सुनकर रैना की बहन भी उसके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि वो रैना को अकेले
अंदर नहीं भेज सकती। इसके बाद वो दोनों बहनें अंदर चली जाती हैं और अर्गा बाहर ही इनका वेट करता है, क्योंकि उसने अभी तक उस व्हाइट लड़की को नहीं देखा, यानी 3 नाइट्स एंड मिडनाइट वाला कर्ज अभी उस पर नहीं आया। अब दोनों बहनें रूम में चली जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मगर फिर भी दोनों अलग अलग होकर व्हाइट लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। तभी रैना की बहन को एक सूखा सफेद फूल दिखता है। अब रूम के बाद वो वॉशरूम चेक करने जाती है, तब शीशे में उसे व्हाइट लड़की की रिफ्लेक्शन दिखती है। वो बिल्कुल रैना की बहन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही वो पीछे देखती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। इधर रैना बेड के नीचे देखती है, उसे एक पेपर का छोटा टुकड़ा मिलता है जिस पर एंजल लिखा हुआ था। रैना कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है और फिर अपनी बहन को देखने उसकी तरफ जाती है। लेकिन तभी रैना देखती है कि व्हाइट लड़की की आत्मा अब उसकी बहन के अंदर आ चुकी है, जो अब अपना सिर दीवार में मार रही थी। रैना तुरंत जाकर उसे रोकती है, लेकिन तभी उसकी बहन अपने बाल पीछे करती है और उसके सिर पर एक फेस बना हुआ था और देखते ही देखते वो रैना पर हमला कर देती है। रैना धक्का देकर उसे खुद से पीछे करती है, लेकिन वो दीवार के ऊपर चलना शुरू कर देती है। अब वो दोबारा रैना पर हमला करने वाली थी, लेकिन रैना की चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्गा भागते हुए अंदर आ जाता है। रैना की बहन यानी व्हाइट लड़की की आत्मा उन दोनों को उठाकर मारने लगती है, लेकिन फिर रैना और अर्गा किसी तरह उसे कंट्रोल में ले आते हैं। अब तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि व्हाइट लड़की बिल्कुल इनके सामने खड़ी थी, जो एक बार फिर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोलती है, जो सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। अब इस दफा व्हाइट लड़की ने ये लाइंस आर्गा के लिए बोली थी, यानी अब वो भी इस कर्ज का हिस्सा बन चुका है। तभी रात के 12 की घंटी बजती है, यानी रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात वाले इंसिडेंट के बाद ये दोनों काफी परेशान थी। तभी रैना की बहन को विंडो पर 2 दिखता है, यानी इनका दूसरा दिन शुरू हो चुका है। रैना अर्गा को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है जिस पर एंजल लिखा हुआ था। साथ ही बताती है कि मुझे लगता है कि वो रूम उसी व्हाइट लड़की का है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लेडीज कपड़े, शूज और बैग्स पड़े हुए थे। ये भी हो सकता है कि डैड उसे जानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने उसे उस रूम में रहने दिया। तभी वहाँ सुखनिध और उसका हस्बैंड छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेकर उनके पास आते हैं और बताते हैं कि ये टुकड़े उन्हें 3rd फ्लोर के हर रूम के बेड के नीचे से मिले हैं। हर टुकड़े पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये एक लेटर है जिसे टुकड़ों में डिवाइड करके 3rd फ्लोर के हर रूम में रखा गया है, जैसे ये कोई पजल हो। लेटर में लिखा था कि मैं वो पहली मुलाकात कभी नहीं भूल सकती जब हम दोनों पहली दफा पाइन के पेड़ के पास मिले थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ जंगल में उन्हीं पाइन के पेड़ों के साथ रहूं। लेटर के लास्ट में जैस्मिन का नाम लिखा था, जिससे इन्हें पता चलता है कि जैस्मिन जरूर उसी व्हाइट लड़की का है और उसी ने ये लेटर रैना के डैड के लिए लिखा था। अब सुराग का पता लगाने के लिए रैना और आर्गा जंगल का रुख करते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर वो पाइन के दरख्तों के पास पहुंच जाते हैं, जहां काफी सारे सफेद फूल भी उगे हुए थे। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लेटर के मुताबिक ये वही जगह है जहां रैना के डैड और जैस्मिन मिला करते थे। अब रैना और अर्गा लेटर में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ जाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक बोटमैन दिखाई देता है जिसका नाम परजो होता है। रैना दूर से ही हाथ हिलाकर उसे मदद का इशारा करती है। उन दोनों को परेशान देखकर पारजो देर नहीं लगाता और तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जब पारजो उनके पास पहुंचता है तो वो उनसे बुलाने की वजह पूछता है। अब वो दोनों उससे पूछते हैं कि व्हाइट फ्लावर्स का ओरिजिन क्या है, यानी व्हाइट फ्लावर्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तब पारजो उन्हें बताता है कि व्हाइट फ्लावर की शुरुआत हमारे गाँव से ही हुई थी। वो फूल हमारे गाँव में ही उगते हैं, इसीलिए तो हमारे गाँव का नाम व्हाइट फ्लावर विलेज है। पारजो उनसे पूछता है कि तुम लोगों का यहाँ आने का क्या मकसद है और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब अर्गा उसे बताता है कि ये मामला कुछ साल पहले सिमरंग में हुए एक कत्ल से जुड़ा है, इसलिए क्या तुम हमें हेड ऑफ द विलेज के पास ले जा सकते हो। पारजो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें सरपंच के पास ले जाने को तैयार हो जाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सरपंच उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। अर्गा बताता है कि सिमारंग सिटी में कुछ वक्त पहले एक बहुत खौफनाक कत्ल हुआ था, जहाँ एक इंसान को इस तरह मारा गया था कि उसकी खाल तक उतार दी गई थी। और ये काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं बल्कि किसी गैर मखलूक या रूहानी ताकत का हो सकता है। इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं ताकि इस केस के सुराग ढूंढ सकें। अर्गा कहता है कि उन्हें शक है कि जिस आत्मा का ताल्लुक इस केस से है वो कभी जिंदा इंसान थी और इसी गांव में रहती थी।
अर्गा उस व्हाइट लड़की का हुलिया भी बताता है कि उसके बाल और स्किन बिल्कुल व्हाइट हैं, जबकि उसकी आंखें लाल हैं। सरपंच को इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए पारजो उसे आर्गा की बात उनकी लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है। सरपंच पारजो की बात सुनकर कहता है कि वो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही उसे इस बारे में बात करनी है, जिसके बाद वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। सरपंच के ऐसे बिहेवियर से पारजो थोड़ा शर्मिंदा होता है और रैना और अर्गा से माफी मांगता है। फिर वो उन्हें बताता है कि बाहर बहुत तेज बारिश है और खराब मौसम की वजह से नदी क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए आज रात के लिए बेहतर है कि वो दोनों उसके घर रुक जाएं और सुबह होते ही वो उन्हें नदी के किनारे छोड़ देगा। इसी बीच अर्गा नोटिस करता है कि एक ओल्ड लेडी चुपके से उन्हें देख रही है, लेकिन जैसे ही अर्गा को पता चलता है तो वो घबराकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। पारजो के घर आने के बाद रैना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जिस सबूत की तलाश में यहाँ आए थे वो उन्हें नहीं मिला और अब उनके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम था। इसलिए रैना अपने माँ जी को याद करके उदास हो जाती है। वो अर्गा से कहती है कि मौत हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मौत इस तरह खाल उतार देने जैसी होगी। तब अर्गा रैना को हौसला देता है कि हमारे पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है, हम अपनी तलाश जारी रख सकते हैं। लेकिन अब तक रैना इमोशनली काफी टूट चुकी है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक बाहर से उन्हें तेज आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि ये आवाज गांव के सरपंच और उसकी वाइफ की थी। सरपंच गुस्से में वाइफ से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो ये राज किसी को भी नहीं बता सकते, लेकिन उसकी वाइफ रोते हुए उसकी मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे सच बताने दो। लेकिन सरपंच उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई गहरा राज छुपा है, इसलिए दोनों चुपके से उस लेडी का पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुँच जाते हैं। घर के अंदर जाकर वो हर जगह उसे तलाश करते हैं। तभी उनकी नजर एक कमरे में पड़ी पेंटिंग पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी व्हाइट गर्ल की थी। इतने में सरपंच की वाइफ भी वहाँ आ जाती है, जो रोते हुए उन्हें बताती है कि ये मेरी बेटी का रूम है। उसके बाद सरपंच की वाइफ पारजो को बुलाती है ताकि वो उनकी बात रैना और अर्गा को समझा सके। पारजो उन्हें बताता है कि उस व्हाइट लड़की का नाम मैनुअर था, जो इस गांव के सरपंच की बेटी थी। उसका नाम मैनुअर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो मैनुअर के फूलों की तरह बिल्कुल सफेद थी। उसकी स्किन और उसका हुलिया बिल्कुल उन्हीं फूलों जैसा था जो बहुत नर्म होते हैं। मैनुअर एक किस्म का जैस्मिन फूल है जिसकी पेटल्स लेयर्स में होती हैं। जब मैनुअर पैदा हुई तो उसके 3 दिन पहले से उसकी माँ बहुत तकलीफ में थी। मैनुअर आधी रात को एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए लोग उसे डेविल्स चाइल्ड यानी शैतानी बच्चा कहते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। मैनुअर को उसके डैड यानी गांव का सरपंच घर में ही रखता था। वो उसे मारता भी था क्योंकि उसे लगता था कि मैनुअर उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी का कारण है। मैनुअर के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपने जहन में बने हुए गेम्स खेलती थी। लेकिन जब वो 20 साल की हुई तो वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तब से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। यहाँ के लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि गांव का सरपंच नाराज हो जाएगा। रैना और अर्गा मैनुअर के बारे में सच जानकर होटल वापस आ जाते हैं। होटल पहुंचते ही रैना सुखनीत को बताती है कि व्हाइट लड़की का असली नाम मैनुअर है। इसके बाद वो लोग शामन को बुलाते हैं और लड़की के असली नाम की मदद से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। शामन एक कागज पर मैनुअर का पूरा नाम लिखता है और उसके ऊपर कुछ अगरबत्तियां लगाता है, फिर रिचुअल स्टार्ट करता है। इस दौरान शामन उसे अपना नाम डानंग बताता है और फिर वो आंखें बंद करके मैनुअर की रूह से संपर्क करने की कोशिश करता है। शामन कहता है कि अगर वो यहाँ मौजूद है तो अपनी कहानी खुद बयान करे। तभी उसे फ्लैशेस दिखने लगते हैं। तब शामन बताता है कि जब मैनुअर घर से भागी थी तो भागते भागते वो उन्हीं पाइन के पेड़ों के पास जा गिरी। तब वहाँ रैना के डैड भी थे जो शिकार करने उसी जगह गए हुए थे। वहाँ ये दोनों पहली दफा एक दूसरे से मिले। तब रैना के डैड ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे अपने होटल ले आए, उसका अच्छे से ख्याल रखा और अपनी माँ की ज्वेलरी भी उसे दे दी, क्योंकि रैना के डैड के पास अपनी फैमिली की यादों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मैनुअर को अपना सबसे करीबी इंसान समझने लगे थे। अब मैनुअर को रैना के डैड के साथ रहते रहते ये महसूस हुआ कि कोई उसकी शक्ल का मजाक नहीं उड़ा रहा बल्कि एक इंसान समझकर उसे एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह दोनों इसी होटल में रहने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। रैना के डैड ने कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बाकी इंसानों से अलग है, इसीलिए वो भी ये बात भूल चुकी थी कि वो दूसरों से अलग है। अब इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। लेकिन फिर रैना के डैड अपने बिजनेस के लिए जकार्ता चले गए और उनके जाने के बाद मैनुअर उनके वापस आने का इंतजार करती रही। उसी दौरान उसने रैना के डैड के लिए एक लेटर वाला पजल गेम बनाया, जिसमें उसने लेटर को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया और होटल के हर रूम के बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन जब रैना के डैड वापस नहीं आए
तो मेनुअर खुद उन्हें ढूंढने जकार्ता चली गई। वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रेना के डैड किसी और लेडी के साथ थे और अब तक उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो लेडी उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। ये देखकर मेनुअर अंदर से टूट चुकी थी। रेना के डैड ने उसे धोखा दिया था क्योंकि वो बाकी सबसे अलग है। रेना वापस आकर एक चाकू लेती है और अपनी बॉडी की सारी स्किन उतारने लगती है क्योंकि इसी वजह से सब उसके साथ बुरा करते थे। अब अगले 3 दिन तक वो ऐसा ही करती रही और तीसरे दिन की मिडनाइट में दर्द की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर रेना बहुत ज्यादा डर जाती है। तब अर्गा शमन से पूछता है कि हम इस सब को खत्म कैसे कर सकते हैं और मेनुअर को ये सब करने से कैसे रोक सकते हैं। तब शामन कहता है कि ये सब रोकने के लिए हमें मेनुअर का टूटा हुआ दिल जोड़ना होगा। हमें उसकी जिंदगी और मौत दोनों को एक साथ जोड़ना होगा, यानी उन्हें कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो मेनुअर को रेना के डैड को माफ करने पर मजबूर कर सके और हमें उस चीज को मेनुअर की डेड बॉडी के पास ले जाना होगा। इस तरह शायद मेनुअर का गुस्सा ठंडा हो जाए। जो सुनकर रेना पूछती है कि हम ये काम करेंगे कैसे। इससे पहले कि शमान कोई जवाब देता, उससे पहले ही मेनुअर शमान पर हमला कर देती है। वो पहले उसका सांस बंद करके उसे तकलीफ देती है और फिर उसका मुंह पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जिससे शमान की बुरी तरह मौत हो जाती है। ये देखकर रेना और अर्गा काफी डर जाते हैं। रेना अब काफी परेशान थी क्योंकि शमन ही था जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता था और अब मेनुअर ने उसे भी मार दिया है। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें। तभी रेना की बहन को बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनके डैड का कुछ जरूरी सामान था। उस बॉक्स में से उन्हें एक बुक मिलती है जिस पर लव एज वाइट एज जैस्मिन बाय बस्कारा लिखा हुआ था, यानी ये बुक रेना के डैड ने मेनुअर के लिए लिखी थी। वहाँ से उन्हें एक दूसरा छोटा बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक खूबसूरत सी रिंग थी जिसका डिजाइन बिल्कुल जैस्मिन के फूल जैसा था और यही चीज उन्हें जैस्मिन से जुड़ी हुई लगती है। जब ये लोग वो बुक पढ़ते हैं तो पेज नंबर 31 से उन्हें पता चलता है कि रेना के डैड जकार्ता किसी काम से नहीं गए थे, बल्कि वो जकार्ता एक ज्वेलरी स्टोर गए थे जो उस शहर का सबसे महंगा स्टोर था। वहाँ से वो एक खूबसूरत रिंग लेते हैं जो जैस्मिन की ही तरह खूबसूरत थी ताकि वो जैस्मिन को शादी के लिए प्रपोज कर सकें। लेकिन जब वो रिंग लेकर वापस आ रहे थे तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी याददाश्त भी चली गई थी। लेकिन जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में मौजूद कपल उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये कपल कोई और नहीं बल्कि सुखनिध और उसका हस्बैंड थे। वो दोनों रेना के डैड का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन्हें अपना असली बेटे वाला नाम देते हैं क्योंकि उनका असली बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। इसके बाद वो उनकी शादी भी करवा देते हैं उस लेडी के साथ जिसे जैस्मिन यानी मेनुअर ने देखा था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद रेना के डैड की याददाश्त वापस आ जाती है। जब उन्हें जैस्मिन के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है तो वो तुरंत सेमारंग आ जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें जैस्मिन की लाश मिलती है जिसे देखकर वो अंदर से टूट जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि काश उन्होंने जैस्मिन को सच बता दिया होता कि वो उससे कितना प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। इसके बाद वो जैस्मिन की डेड बॉडी को होटल के बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ वो उसकी कब्र खोदकर उसे दफनाते हैं और फिर जैस्मिन जैसा एक फूल बनाकर उससे अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इस दुखी इंसिडेंट के बाद वो अपनी सारी जिंदगी इस होटल में नहीं गुजार सकते थे। अब उस एक्सीडेंट के बाद रेना के डैड की याददाश्त चली गई थी, लेकिन ये बात मेनुअर नहीं जानती थी और मेनुअर का इस सच के बारे में जानना बहुत जरूरी था कि रेना के डैड उसे कितना प्यार करते थे। और अगर मेनुअर को ये सच पता चल जाए तो हो सकता है उसका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए और उसकी आत्मा को सुकून मिल जाए। अब ये लोग सामान से मिलने वाली रिंग यूज करने वाले थे क्योंकि ये वही रिंग है जो रेना के डैड मेनुअर को देना चाहते थे और ये ही उनके सच्चे प्यार की आखिरी निशानी थी। इसके बाद रेना और अर्गा दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं और मेनुअर की कब्र तलाश करना शुरू कर देते हैं। अर्गा के कहने पर वो दोनों अलग अलग होकर उस दीवार को ढूंढने लगते हैं जिस पर रेना के डैड ने जैस्मिन का फूल बनाया था। लेकिन तभी यहाँ मेनुअर की आत्मा आ जाती है और अर्गा को पोजेस्ट करके वो रेना को गलत जगह पर ले जाती है। अब तक इनके पास बस कुछ ही मिनट्स बाकी थे और फिर मिडनाइट होते ही मेनुअर इन्हें मार देगी, इसीलिए इन्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। इधर रेना अर्गा से कहती है कि ये फूल तो इस रिंग से बिल्कुल अलग है, यानी हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। तभी मेनुअर जो अब अर्गा के शरीर पर पूरा कंट्रोल कर चुकी थी वो रेना पर हमला कर देती है। इससे रेना को पता चल जाता है कि अर्गा भी पोजेस्ड हो चुका है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अर्गा उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है और तभी रेना मौका देखकर अर्गा पर हमला कर देती है और उसे काफी जख्मी कर देती है ताकि मेनुअर अर्गा की बॉडी यूज करके उसके करीब ना आ सके। रेना अब अकेली ही मेनुअर की कब्र ढूंढने लगती है
काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कब्र नहीं मिलती और जल्दी ही रात के 12 बजने वाले थे। इसी वजह से रैना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे अपने बैग में से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि रैना, अगर तुम्हें कोई रास्ता न मिले तो तुम गॉड से प्रेयर करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब रैना प्रेयर करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यकीन था कि इस बुरे वक्त में गॉड के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर थोड़ा ही आगे जाने पर रैना को वो दीवार मिल जाती है और उस पर बना स्केच भी दिखाई देता है। ये देखकर रैना जल्दी से कब्र खोदना शुरू करती है और जल्दी ही उसे मैनुअर की लाश भी मिल जाती है। लेकिन इससे पहले वो मैनुअर के हाथ में वो रिंग पहना पीछे से पोजेस्ड आर्गा आकर रैना पर हमला कर देता है। लेकिन रैना किसी तरीके से वो रिंग मैनुअर के हाथ में पहना देती है जिससे मैनुअर की आत्मा आर्गा के जिस्म से निकल जाती है और अपने स्केलेटन में चली जाती है। यानी अब लाइफ और डेथ दोनों के एलिमेंट्स आपस में मिल चुके थे। अब मैनुअर सारी सच्चाई जानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं और सारी फैमिली एक दूसरे को जिंदा देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। अगली सुबह अर्गा रैना से कहता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अर्गा रैना को शादी के लिए प्रपोज करता है और रैना भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। रात को ये दोनों बात करते हैं कि कल हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को शादी के बारे में बताएंगे, इसीलिए अर्गा और रैना काफी खुश थे। लेकिन अब जैसे ही अर्गा ने फोन बंद किया तभी मैनुअर की आत्मा एक बार फिर से शीशे से निकलकर उसके रूम में आ जाती है और अर्गा की बॉडी से सारी खाल निकालकर बेहद बेरहमी से उसे मार देती है। अगली सुबह रैना अर्गा को जगाने आती है तो वो अर्गा को मरा हुआ देखती है जिसकी हालत काफी खराब थी। रैना अंदर से टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद पुलिस आकर अर्गा की लाश को वहाँ से ले जाती है और ये सब कुछ रैना और उसकी बहन ऊपर से देख रही थी। रैना बात करती है कि अगर मैनुअर ने अर्गा को ही मारना था तो उसने हम दोनों को क्यों नहीं मारा, हालांकि हमने अर्गा से पहले मैनुअर को देखा था। रैना की बहन बताती है कि भले ही हमने उसका दिल जोड़ दिया है लेकिन मैनुअर अभी भी वो चीजें नहीं भूली जो सब लोगों ने उसके साथ की थी। सबने उसकी शक्ल सूरत की वजह से उसे परेशान किया। सब उसके साथ नफरत करते थे लेकिन हमारे डैड ने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो बाकी लोगों से अलग है। अब जब तक मैनुअर बाकी सबसे बदला नहीं ले लेती वो यहाँ से नहीं जाएगी। रैना उसकी ऐसी बातें सुनकर काफी हैरान होती है कि आखिर ये सारी बातें उसकी बहन को कैसे पता है। तभी रैना देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल रंग की थीं, यानी मैनुअर ने उसे पोजेस्ड किया हुआ था। जो रैना की बहन कुछ भी बोल रही थी वो मैनुअर ही बोल रही थी। मैनुअर बताती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था, इसीलिए पूरी जिंदगी मैं तुम दोनों बहनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सीन कट होता है और हम रैना, उसकी बहन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जो अब इस होटल को हमेशा के लिए छोड़ रहे थे। पुलिस ने भी होटल को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि आगे कोई अंदर ना जा सके। लेकिन 2 पुलिस ऑफिसर्स चोरी छुपे होटल के अंदर उसी रूम में चले जाते हैं जहां मैनुअर रहती थी। जैसे ही दोनों उस रूम का डोर खोलते हैं तो मैनुअर फिर से वही लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, यही अब इन ऑफिसर्स की भी मौत हो जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।